नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीएनएस लाइब्रेरी के इस नए अंक में। एक और बहुत अच्छी किताब आपके सामने अभी नरेट करेंगे रज़ा खान। और ये किताब इस बार इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग बनती है कि जो अब तक की आपने टीएनएस लाइब्रेरी की किताबें सुनी हैं, उसमें जो बताया गया है, उसका एक्चुअली प्रैक्टिकल है कि जो अब तक आपने सीखा, वो कहाँ पे अप्लाई हो रहा है और कैसे वो लोग कर रहे हैं, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। बहुत ही दिलचस्प किताब है। रज़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बहुत ही शानदार आज शर्ट पहनी इन्होंने, चेक की, और ऐसा लग रहा है जाड़े वाली शर्ट है, ऊनी टाइप की लग रही है, ऐसा है ना? नीरज जी, बहुत पहली बात तो नमस्कार, दर्शकों को भी नमस्कार। और बहुत ज़बरदस्त जाड़ा पड़ रहा है यहाँ पर दिल्ली में भी, क्योंकि ऊपर में जो पहाड़ों में बहुत बिल्कुल बर्फीला तूफान आया हुआ है और हुँ, बहुत ही ज़बरदस्त ठंड यहाँ पे पड़ रही है। लेकिन बुक हमारी जो आज की बहुत ही शानदार बुक है, तो डिस्कशन में गर्मी आ जाएगी थोड़ी। तो हुँ। आज स्टार्ट करते हैं। बुक आज की बुक जो है, आपने जैसे मेंशन किया, बहुत ही शानदार बुक है ना, दी मिलियनेयर नेक्स्ट डोर। दी वॉव! मिलियनेयर नेक्स्ट डोर में नीरज जी, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि हुँ, अभी तक देखिए हमने जैसे जो साइकोलॉजी ऑफ मनी, दी रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, तो इनमें हमने जनरली पढ़ा था कि भाई आपको वेल्दी कैसे बनना है, रिच कैसे बनना है, पैसे कैसे कमाने हैं। वो एक हुँ, फॉर्मूला दिया हुआ था उन किताबों में। हुँ, इस किताब में दिस इज अ रिसर्च बेस्ड बुक बाय थॉमस, जो स्टैनली एंड विलियम डी डैंको, जो इसके ऑथर हैं, रिसर्च प्रोफेशनल हैं। तो इन्होंने जो यूएस के, अमेरिका के जो मिलियनर्स हैं, ऑलरेडी मिलियनर्स हैं, जो जो रिच हैं, वेल्दी हैं, उन हुँ, लोगों के ऊपर में इन्होंने मोटा मोटी 14,000 मिलियनर्स के ऊपर में हजारों घंटे उसमें रिसर्च करके, उनके इंटरव्यू करके डेटा हुँ। कलेक्ट किया हुआ है। और इस इंटरव्यू में, इस बुक में, उन चीजों को वो रिकन्फर्म कर रहे हैं जो हमने पुरानी बुक्स में पढ़ा हुआ है कि हाउ कैन यू बिकम वेल्दी और रिच और मिलियनियर। ये इस बुक में उस रिसर्च के द्वारा कंफर्म किया गया हुआ है। तो बोथ एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम हमारे डिस्कशन में हम कवर कर रहे हैं कि पहले तो हमने बताया था भाई कैसे आपको अगर पैसे कमाने हैं, डेट खत्म करना है, रिच बनना है, कैसे बने। और ये बुक हुँ, आपको बता रही है कि जो बन चुके हैं, उनको, उनके अंदर में क्या क्या क्वालिटीज थी, उन्होंने क्या क्या रूट फॉलो किया, और क्या, हाउ डू दे बिहेव, हाउ डू दे लिव, इस बारे में इस किताब में बताया गया है पूरा। तो मतलब ये हज़ारों साल पहले जो बेबीलोन वाले अमीर थे, जी। उनके जो गुण होते थे, वो जी। गुणों का परख किया इन्होंने और बताया कि देखो हमने जो बताया था, वैसी आदतें यानी अमीरों की आदतें वैसी होती हैं, इसलिए वो अमीर होते हैं। यस, एब्सोल्युटली राइट। ओके, बिल्कुल। तो मेरे पड़ोस का जो अमीर आदमी है, मिलियनेयर नेक्स्ट डोर, बताइए, पहले चैप्टर को शुरुआत करते हैं। हाँ जी, तो क्या-क्या इसमें तो इसमें पहले बताया गया है? पहले चैप्टर में नीरज जी बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें इसमें बताई गई हैं। इसमें एक चीज तो ये बताया गया है, कुछ की मूड पॉइंट्स है जो अपने डिस्कस करते हैं, बाद में डिटेल में जाएंगे, कि जो 90% ऑफ द मिलियनर्स जो यूएस में हैं, बुक हुँ, थोड़ी सी पुरानी है, 86 के रिसर्च के बाद से इन्होंने कई एडिशन आए हैं, अभी तक एडिशन आ रहे हैं, कि 2021 में भी एडिशन आए हैं। बट उस हुँ, समय से स्टार्ट किया था इन्होंने, तो उन्होंने बोला कि 90% ऑफ द मिलियनियर, जो 90% ऑफ द मिलियनर्स इन द यूएस, हुँ, दे स्टे इन अपार्टमेंट्स जो कि $3 लाख से सस्ता होता है। हुँ, तो एक बहुत हाई फिगर नहीं है, वो एक एवरेज मिडिल क्लास नेबरहुड का प्राइस था, $3 लाख का उस समय का, यूएस का। उस समय का जो प्राइसिंग होती थी, उस हिसाब से ये लोग रहते थे। और ये बताया गया है कि वो जनरली अपना जो लेवल है, उससे एक लेवल नीचे वाली सोसाइटी में रहते हैं। क्यों रहते ओके, हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक अनदर वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट है नीरज जी इसमें, कि इसमें जो मिलियनर्स हैं, उनकी 50% जो मिलियनर्स हैं, वो किसी अप स्केल सोसाइटी में नहीं रहते हैं, वो नीचे हुँ, वाली सोसाइटी में रहते हैं। अच्छी सोसाइटी, लेकिन अप स्केल नहीं। ओके, अच्छा, मिलियनर जो है वो 30% से ज्यादा अपना वेल्थ जो है स्टॉक्स में नहीं रखते। जो इनके रिसर्च में जो मिलियनर्स आए हैं, 30% से ऊपर अपना स्टॉक में नहीं रखते। वो रियल एस्टेट रखते हैं, गोल्ड रखते हैं, सब रखते हैं, लेकिन स्टॉक में 30% से ऊपर नहीं रख सकते, तो रखते हैं। तो दैट इज ऑल्सो वन वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। वन अनदर, इसमें एक चीज और था नीरज जी की, ये फाइनेंशियली इनका कंसर्न रहता है कि यार हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। सो दे हुँ, वर्क विद दैट पर्पस कि वी वांट टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। हुँ, हुँ, और इनको इनके पेरेंट्स की तरफ से ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला हुआ है। अच्छा, ये पॉइंट मैं क्यों मेंशन कर रहा हूँ, पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट नहीं मिला हुआ, क्योंकि एक प्रॉपर चैप्टर है इस बुक में, इस टॉपिक पे,
कि अमेरिका में जो रिच होते हैं, वेल्दी होते हैं, वो अपने बच्चों को, अपने नीचे जितने भी उनके heirs टू द थ्रोन होते हैं, उन लोगों को कैसे सपोर्ट करते हैं एंड व्हाट इज देयर ट्रेट, उसके बारे में हम बात करेंगे। सो ये मोटा मोटी इन्होंने इस बुक में मेंशन किया हुआ है। एक तो 7 फैक्टर, नीरज जी, एक मैं रीड करके बताऊंगा, जो बुक से मैं पढ़ करके बताऊंगा, 7 फैक्टर इन्होंने की मेंशन किए हुए हैं, जो हम बेबीलोन में भी पढ़ चुके हैं और जो साइकोलॉजी ऑफ मनी में भी पढ़ चुके हैं। वही पॉइंट्स रियटेरेट हुए हैं। लिव वेल बिलो देयर मीन्स, जो जिस लेवल पे रह सकते हैं उससे वो नीचे रहते हैं। टाइम, एफर्ट और मनी, वो तीनों अपने वेल्थ बिल्डिंग में लगाते हैं। वो टाइम भी देते हैं, एफर्ट भी लगाते हैं और पैसे भी खर्च करते हैं अपने वेल्थ को बढ़ाने के लिए। उनके लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है इज मोर इंपॉर्टेंट देयर देन देयर सोशल स्टेटस इन द सोसाइटी। तो अगर कोई उनको लग रहा है कि किसी चीज को करने से मेरा यानी सोशल स्टेटस का दिखावा मेरे को करना और मेरे पैसे खर्च हो रहे हैं, वो नहीं करते वो चीज। वो इनके पेरेंट जो है इनको फाइनेंशियली उन्होंने सपोर्ट नहीं किया है, ये सेल्फ मेड है मोस्टली। इनके बच्चे जो हैं वो भी सेल्फ सफिशिएंट हैं, तो ये इनको अपने पैसे बच्चों के ऊपर भी बर्बाद नहीं करने पड़ते हैं। वेरी ये जो इंटरेस्टिंग। जी, अच्छा, ये बहुत प्रोफिशिएंट होते हैं, बहुत इफेक्टिव होते हैं टारगेट मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज में। तो जो इनको अपॉर्चुनिटीज मिलती है उस अपॉर्चुनिटी को बहुत जल्दी कैप्चर करते हैं ये। प्लस ये एक राइट ऑक्यूपेशन में होते हैं जिसको वो एंजॉय भी करते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द की ट्रेड जो इन मिलियनर्स के बारे में बताया गया है इस बुक में। तो जैसे अब मैं अगले चैप्टर में जाते हैं, वहां पे हम ग्रेजुअली हम धीरे धीरे डिटेल में मुझे आएंगे। एक जी सवाल है मेरा, क्या जी। इसीलिए आप कैमेलिया में नहीं रहते हैं, इससे एक नीचे सोसाइटी में बिलोंग रहते हैं किताब देखिए पढ़ने के नीरज बाद? जी, देखिए नीरज जी, मेरी हैसियत नहीं है कि मैं कैमेलिया में जाके रहूं, लेकिन अगर हो भी जाएगी ना तो मैं शायद ना रहूं। क्यों, उसको किराया उठा देंगे क्या? हाँ नीरज जी, नीरज जी, आपने, मैंने एक पॉइंट मेंशन नहीं किया था जो मैंने बुक पढ़ते हुए मेरे नॉलेज में आई थी। आपने उस पॉइंट को मेंशन कर दिया। ये रहते $3 लाख वाले नेबरहुड में हैं और इन्होंने मकान 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख डॉलर वाले नेबरहुड के मकान किराए में देके रखे हुए हैं। उस बुक में रिसर्च में लिखा हुआ है। वाह, क्या बात है, ग्रेट पीपल थिंक अलाइक। तो वेरी इंटरेस्टिंग। तो 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 चलिए हम अगले जैसे, पेज पे चलते हैं। जी, तो इसमें एक नीरज जी बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मीट द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर। तो जैसे ये रिसर्च करती थी, जो इनकी एजेंसी है, जो थॉमस साहब की, इनकी एजेंसी रिसर्च करते रहती थी रेगुलर बेसिस पे। तो अब ये होता है ना कि भाई ठीक है, हम अब बड़ा रिसर्च कर रहे हैं लोगों का, तो इनके बारे में देखते हैं, बात करते हैं, उनको बुला रहे हैं, उनको जगह जगह पे बुला के रिसर्च करते थे। अब वहां पे इनका एक जो वाइस प्रेसिडेंट था इनके टीम का, $5,000 की वॉच पहना है, $1,000 की, $1,500 की सूट पहना हुआ है। तो जब रिसर्च में आए तो वो उसने इन लोगों को बोला, बोले अरे तो मिलियनर जैसे लगता ही नहीं है। बोले उनसे ज्यादा महंगी घड़ी मैंने पहनी है, उनसे ज्यादा महंगा सूट मैंने पहना हुआ है, उनसे महंगा जूता मैंने पहना हुआ है, ये तो लग ही नहीं रहे मिलियनर है भी कि नहीं। और जब उनसे बात हुई तो उसमें देखा उन्होंने कि जैसे एक टेक्सास का एक बंदा आया हुआ था, तो अपना टी शर्ट जीन्स पहना हुआ, कॉबॉय हैट लगाया हुआ है, आया तो उससे पता चला कि भाई वो तो बहुत ही रईस आदमी है। रहता कहाँ है? पुरानी गाड़ी चला रहा, मिडिल क्लास सोसाइटी में रह रहे हैं। तो उनसे पूछा गया कि भाई आप तो अफोर्ड कर सकते हैं, आप ये सब करते नहीं है, लेकिन लग नहीं रहा है। इनडायरेक्टली तो, डायरेक्टली तो बोल नहीं सकते थे, इनडायरेक्टली बोला कि आप कहाँ रहते हैं, कैसे करते हैं। उन्होंने बोला कि भाई देखिए, आई डोंट बिलीव इन बिग हैट एंड नो कैटल। मैं टेक्सास वाला हूं, आई बिलीव इन मोर कैटल इवन इफ देयर इज नो हैट। वाह। बोलने का मतलब ये है कि भाई मेरे को वेल्थ से मतलब है, दिखावे से मतलब नहीं है मुझे, ये होना चाहिए। एंड इसी कारण मैं वेल्दी हूं और मिलीनियर हूं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट वहां पे नीरज जी इस चैप्टर में बताई गई है, वो ये है कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड जो है अमेरिका में, वो टोटल 20% ऑफ द पॉपुलेशन है या उससे कम है। ओके। और जो मिलियनर की पॉपुलेशन, जो टोटल वहां पे जो नंबर्स हैं यूएस में, 2/3 ऑफ द मिलियनियर्स आर सेल्फ एम्प्लॉयड। ओके। और जबकि आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन दे आर जस्ट 20% ऑफ द वर्कफोर्स, बट दे आर 70% ऑफ द मिलियनियर्स। अच्छा वैसे जो, ये
आपने हम लोगों ने खास तौर पे मुंबई में देखा है, दिल्ली में थोड़ा सा शो ऑफ करते हैं लोग, जी लेकिन मुंबई में आपके बगल में जो आदमी ट्रेन में चल रहा है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में या सड़क पे चल रहा है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि उसकी हैसियत क्या है। वो इतना ज्यादा लो प्रोफाइल यस, सिंपल रहता बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही है। बात। और यहाँ पे वही है मिनर जी, इस बुक में भी यही बताया गया है। देखिए इसमें लिखा हुआ है, जो बुक में ये बोला गया कि जो मिलियनर्स हैं वो अपने वेल्थ का जो है, जैसे जो डिफरेंस ऑफ वेल्थ बताया गया है मिलियनर और नॉन मिलियनर का, तो हम्म, इसमें लिखा गया है कि मिलियनर के पास में 6 to 7 टाइम्स ऑफ द मनी ऑफ द नॉन मिलियनर है। हम्म, और जो नॉन मिलियनियर है, जैसे कि वो वाइस प्रेसिडेंट इनका जो रिसर्च करवा रहा था, जो $1500 की सूट पहना है, $5000 की घड़ी पहना हुआ है, $1000 का, $500 का जूता पहना हुआ है, वो खर्च कर रहा है। लेकिन जो मिलियनर है वो सादे पुराने कपड़ों में आ रहा है, हम्म, घड़ी ऐसी शादी वाली पहनी हुई, सीको की घड़ी, इसमें बताया कि भाई सीको की घड़ी शादी वाली पहनी हुई है, जूते नॉर्मल $100 के पहने हुए हैं। तो हम्म, इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो एनालॉजी दी हुई है, यानी जी इसमें बताया गया कि एक पॉजिटिव एक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ एंड हम्म, अंडर एक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ, PAW एंड UAW। करेक्ट। पॉजिटिव एक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ है जो कि ज्यादा खर्च नहीं करता, हम्म, संतोष के साथ रहता है, ज्यादा हम्म, दिखावा नहीं करता। और वही बताया है जो अंडर एक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ है। हम्म, अंडर एक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ है वो अच्छी सोसाइटी में रहता है क्योंकि उसको दिखाना होता है कि मैं रिच हूं, वो है नहीं, लेकिन बिकॉज उसको दिखाना है कि मैं रिच हूं, अच्छे स्टेटस वाला हूं, तो वो अपने लेवल से ऊपर खर्चा कर रहा, अपने लेवल से ऊपर वाली सोसाइटी में रह रहा है, अपने लेवल से ऊपर वाली गाड़ी चला रहा है, हम्म। लेकिन पैसे उसके पास नहीं है और इन सब चीजों में वो खर्च कर दे रहा है। और जो है वो इन सब चीजों में पैसे बचा के इन्वेस्ट कर रहा है। तो रजा भाई, इस पर एक गजल है, उसकी जी, 2 लाइन में पढ़ना चाहता हूँ। इरशाद जो इरशाद। जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नरम अपना। जो खानदानी रईस हैं हाँ जी वो जी। मिजाज रखते हैं नरम अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। क्या बात, बहुत शानदार, बहुत। नीरज जी इस बुक में ओल्ड मनी एंड न्यू मनी के बारे में भी बात की गई है, और हाँ, वहां पे हाईलाइट वही किया गया है जो आपको याद होगा, मॉर्गन हाउसल साहब की किताब में हमने डिस्कस किया हुआ था, रिच वर्सेस वेल्दी। वो बोलता है कि यस, वेल्थ नहीं दिखता है, रिच दिखता है। और जो करेक्ट। रिच होता है वो वेल्दी नहीं होता है। हम्म, तो ये एब्सोल्युटली। वाली चीज इसमें बहुत हाँ मेंशन की हुई है। और एक दो एग्जांपल बड़े अच्छे इंटरेस्टिंग यहाँ पे मेंशन किए हैं नीरज जी, जैसे कि अटॉर्नी है, जैसे वहां पे बड़ा हाई पेड प्रोफेशन होता है। कई एग्जांपल हैं जो अटॉर्नी हैं, उनकी सेविंग, जो कि नॉर्मल मिडिल क्लास सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, उससे उनकी अर्निंग अटॉर्नी की कई गुना ज्यादा है, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। और उनकी वेल्थ कंपैरिजन जब की गई है, तो जो मिडिल क्लास एवरेज एम्प्लॉयमेंट वाला जो बंदा है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड बंदा है, उसकी वेल्थ इज 5 to 6 to 7 टाइम्स ऑफ दैट अटॉर्नी। क्योंकि अटॉर्नी पूरा खर्च कर रहा है दिखावे में, शोशेबाजी में। तो अब जैसे नेक्स्ट चैप्टर में हम आते हैं, उसका चैप्टर का नाम है फ्रूगल फ्रूगल फ्रूगल। तो इसमें मुझे तो शायद बताने की जरूरत ही नहीं है, दर्शक भी अपने आप समझ जाएंगे। और मोटा मोटी हम जो पास्ट में भी बात कर चुके हैं, की ट्रेट है कि भाई वो सादे कपड़े पहनेंगे, सादे जूते पहनेंगे, सादे वो घड़ी पहनेंगे, खर्च ज्यादा नहीं करेंगे, बिल्कुल फ्रूगल है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई थी, इसमें नीरज जी बुक में मेंशन है, जो इन्होंने एक रिसर्च के लिए अब मिलेनियर्स को बुला रहे हैं, तो पेंट हाउस में बोर्डियू की वाइन और एक स्पेशल शेफ को बुलाया कि भाई थोड़ा स्पेशलिटी फूड होनी चाहिए, वाइन अच्छी होनी चाहिए, स्कॉच, ये विस्की, इसकी सिंगल मॉल्ट, ये सब। तो वहां पे एक डेका मिलियनेयर आए, उनका नाम था, इन्होंने नाम दिया मिस्टर बट। डेका मिलियनेयर का मतलब वो 10 मिलियन प्लस वाले थे USD। ओके। तो जब आए बात की, तो इनको तो लगा था यार मिलियनेयर जैसे तो लग भी नहीं रहा है, बट है मिलियनेयर भाई, ठीक है चलिए इनका इंटरव्यू लेते हैं। बात हुई उनसे, उन्होंने पैसे से बहुत जमा करके रखे थे, 10 मिलियन से ऊपर की उनकी इनकम इनकम सब थी। उनसे जाके पूछा गया कि भाई बोर्डियू की वाइन है, और ये आपके लिए कॉटेज चीज है, और ये चीज है, वो चीज है, थोड़ी स्पेशल डिशेज बनाई गई हैं। तो उन्होंने बोला यार मुझे सादा वाला क्लब सैंडविच होगा तो वो दे दीजिए। हाँ, वाइन के बारे में पूछा गया, बोर्डियू की वाइन है, क्या पीते हैं, तो बोले कि यार मैं एक तो स्कॉच पीता हूँ सस्ती वाली, और 2 तरीके की बियर पीता हूँ। बोले एक तो जो फ्री में मिले, और दूसरी जो बडवीजर करके ब्रांड होता है उसकी बियर होती तो वो पी लेता हूँ, बाकी मुझे और कुछ नहीं चाहिए।
तो नीरज जी उस रिसर्च के बाद में रिसर्च बोलते हैं कि जो मिलियनर जो आए थे वो लिटरली उन्होंने जो गोurmet खाना था, शोशेबाजी वाला खाना था, उसमें फोकस ही नहीं किया। वो पूरी की पूरी टीम ने खाई, इनकी रिसर्च टीम ने। वो नॉर्मल अपना बस एक बियर लेकर के अपना सैंडविच ले रहे हैं, बर्गर लेके वो सब खा रहे हैं। करेक्ट। तो उसमें उन्होंने बताया कि ये जितने भी मिलियनर्स हैं बिल्कुल ऐसे ही फ्रूगल हैं। अच्छा, एक और चीज मेंशन की हुई इस बुक में बताया गया है कि भाई आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे भाई, मिलियनर है, डेका मिलियनर है, तो एक ब्लैक कार्ड होगा ना, कौन सा एमएक्स का ब्लैक कार्ड, एचडीएफसी का प्लेटिनम कार्ड फॉर एग्जांपल, आई एम जस्ट मेंशनिंग फॉर द सेक ऑफ इट। बोले वो जेसी पेन्नी जो डिस्काउंट स्टोर होता है और सीयर्स वहां का डिस्काउंट स्टोर होता है, 50-50%, 40-40% ऑफ द मिलियनर्स के पास वो कार्ड रखे हुए हैं। उनको मतलब ही नहीं है एमएक्स के कार्ड से, और बड़े जो बड़े बड़े वो जेपी मॉर्गन का कार्ड हो गया उसके कार्ड से कोई मतलब नहीं है। वो सस्ते सस्ते कार्ड रखे हुए हैं जहां पे डिस्काउंट मिल रहा है, जहां पे डील मिल रही है, जहां पे उनका सामान सस्ते में मिल रहा है, ग्रोसरी जहां से सस्ते में आ रही है, जूते भी खरीद रहे हैं, सूट भी उस जगह जाके खरीद रहे हैं, ये सोचिए आप, डिस्काउंट मॉल में जाकर के। रजा, जानते हो कि ये फ्रूगल वाला जो सिद्धांत है ना, ये इसका कोई विकल्प नहीं है। मेरी इसमें थ्योरी ये है, ये किताब तो मैं आज सुन रहा हूं, मेरा इसमें व्यू ये है कि लाइफ के दो फेजेस हैं जी। एक फेज आपको फ्रूगल बिताना पड़ेगा जी। तो अगर आप पहले बिता लोगे तो बाद में मजे करोगे, और पहले अगर मजे कर लिए तो बाद में चप्पल घिसोगे, तय है। इसमें कोई मतलब डिफरेंस नहीं है, चॉइस आपकी कौन सा पहले मजा करना चाहते हो। तो इसलिए मैं कहता हूँ 40 के पहले फ्रूगल लाइफ जियो, वेल्थ क्रिएट करो, अपने आप को सबल बनाओ, और उसके बाद ऐश करो ना, फिर आप तो जो मर्जी वो खरीदो, लेकिन 40 के पहले अगर आपने ऐश कर लिया तो बाद में चप्पल घिसनी तय है, क्योंकि और एक और चीज नीरज जी, एक और चीज है, एक और चीज है, अगर आप 40 के पहले फ्रूगल रहे तो ये मान के चलिए जिंदगी भर फ्रूगल रहेंगे फिर आप। एग्जैक्टली। डीएनए की बात हो जाती है ना वो। तो जैसे इसमें एक और चीज मेंशन हुआ बुक में, इसी चैप्टर में मेंशन किया हुआ कि जो ऑक्शन करने वाले होते हैं, ऑक्शनियर, वो बहुत ही फ्रूगल होते हैं और उनके पास बहुत वेल्थ होता है। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने बहुत पैसे कमाए करके वेल्थ हैं। उसमें जैसे एक ऑक्शनर का इन्होंने रिसर्च किया था और उससे इंटरव्यू लिया था, तो उसने बताया कि यार मैंने ऑक्शन के टाइम पे देखा है कि कैसे अच्छे अच्छे लोगों के सामान बिक गए, वो बैंकरप्ट हो गए, उनके सामान ऑक्शन हो गए। दैट बिकेम ए लर्निंग फॉर मी टू बी फ्रूगल। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, बिकॉज ये उस बिजनेस में है, प्रॉपर्टी का ऑक्शन, फर्नीचर का ऑक्शन, कार का ऑक्शन कर रहे हैं, उनको वैल्यू पता है लोगों, गाड़ियों की, मकान की, फर्नीचर की, तो वो वहां से डील भी उठाते हैं अपनी। करेक्ट। सो उनको डबल फायदा ये हो रहा है कि वो तो देख रहे हैं, देख के लर्न भी कर रहे हैं, प्लस उनके पास में डील भी आ रही है, प्लस अगर उसमें वो फ्रूगल हैं तो बहुत ज्यादा वेल्दी होते हैं। तो बाय डिजाइन वहां पे ऑक्शन वाले जो होते हैं वो जनरली वहां पे मिलियनर कैटेगरी में बहुत सारे ऑक्शनर को देखा गया है। अच्छा, एक और चीज है नीरज जी जो इसके बारे में बताया यहाँ पे ऑथर ने, ये मिलियनर्स हैं वो टाइम भी बहुत स्पेंड करते हैं, वो एक अच्छा सीए रखते हैं, जो वेल्थ मैनेजमेंट है उसके लिए वो वेल्थ प्लानर भी रखते हैं, उनके साथ में डिस्कशन भी करते हैं। और जो मैंने आपको बताया था कि अंडर एक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ और पॉजिटिव एक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ, तो पॉजिटिव वाले जो मिलियनर हैं वो टाइम भी नॉन मिलियनर से डबल टाइम देते हैं ऑन प्लानिंग देयर बजट, प्लानिंग देयर स्पेंडिंग। जब उनसे रिसर्च किया गया, पूछा गया कि भाई आप टाइम स्पेंड कितना करते हैं, जो एवरेज आया उसमें, अगर मिलियनर का अगर आ रहा टाइम 60 घंटे का पर मंथ में अगर वो दे रहा है, महीने का 60 घंटे का टाइम अगर दे रहा है, या 30 घंटे का, जो भी XYZ, मैं नंबर एग्जैक्ट नंबर पे नहीं जा रहा हूं, उससे आधे से भी कम टाइम जो नॉन मिलियनर है वो करता है, खर्चे नहीं कर, वो स्पेंड ही नहीं करता टाइम उस चीज पे, वो क्योंकि वो खर्चे में बिजी है, खर्चे में बिजी। खर्चे में बिजी है जी। हाँ, एक और इंटरेस्टिंग चीज नीरज जी इसमें बताया गया कि भाई जो मिलियनर है ही पेज अ लॉट ऑफ अटेंशन टू इनकम टैक्स, क्योंकि इनकम टैक्स जो है यूएस में भी किसी भी जगह पे आप ले लीजिए, एक तो इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ, टैक्स एंड डेथ आर द टू फैक्ट्स ऑफ लाइफ। टैक्स रेट जो है इज द हाईएस्ट स्पेंड। अगर आप अपना भी लीजिए, 25 से 30% अगर आप टैक्स दे रहे हैं, आपका सबसे बड़ा जो एक मुश्त जो पैसा गया वो तो टैक्स में गया है। तो बहुत ज्यादा वो करते हैं, उस पे वो करते हैं। और इसमें एक बिलियनर होते थे यूएस के, रॉस पेरो करके, उसके बारे में एग्जांपल भी दिया हुआ है बुक में ऑथर ने,
उसमें बताया कि भैया जो नॉर्मल मिडिल क्लास वाला तो 20 से 30% टैक्स दे रहा है, यूएस में भी हो, इंडिया में हो, कहीं पे भी हो, जनरली इस रेंज पे देता है, मिडिल क्लास वाला टैक्स देता है। हम्म, वो जो बिलियनर था जिसकी $2.4 बिलियन की वर्थ थी, उसका जब हम्म, उन्होंने कैलकुलेट करके निकाला कि जो इंटरेस्टिंग एंड इंटेलिजेंट टैक्स प्लानिंग जो करते हैं, हम्म, 8.5% इनकम टैक्स दे रहे थे नीरज जी वो। वाह, साढ़े क्योंकि आठ उन्होंने परसेंट जी, क्योंकि उन्होंने लगाए हैं टैक्स फ्री म्युनिसिपल बॉन्ड, टैक्स फ्री रियल एस्टेट वाले स्टॉक्स हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां पे उनको टैक्स बेनिफिट मिल रहा है। सो दिस इज हाउ द बिलियनर सेव देयर मनी एंड डू बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग। जो नॉन बिलियनर खर्च में बिजी होता है, इस सब प्लानिंग में एक टाइम स्पेंड नहीं करता वो। वही हम सब लोग क्या है ना कि मान लो 10 घंटा रोज काम करें, उसमें 3 घंटे हम निर्मला मैम के लिए काम करते हैं। हाँ, तो ये यस, बिल्कुल। हम देश के लिए काम करते हैं भाई, तीन जी घंटा हाँ, तो वो बिल्कुल, देना ही है उनको। बिल्कुल जो देते भी हैं, कमाओगे उसका 1/3 उधर दे देने का, चुपचाप। बिल्कुल। तो उसको नीरज अगर जी, बचाना चाहते हो तो और 10 घंटा लगाओ, आप दिमाग लगाना पड़ेगा तो। नहीं देखिए, बिना मेहनत के नीरज जी एक चीज तो क्लियर हो गई है, आप इस एज में आके एक चीज की क्लैरिटी आ गई, बिना मेहनत के कुछ किस्मत नहीं तो बात मिलता। की बात है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। एक एक बड़ा बस। इंटरेस्टिंग एग्जांपल है नीरज जी इसमें। हम्म, एक स्टॉक ब्रोकर था और रिसर्च के टाइम पे इनसे मुलाकात हुई, इनके पहचान वाले हैं, तो स्टॉक ब्रोकर मिलियनर नहीं था। हम्म, उसको उन्होंने पूछा, इन लोगों से जो ऑथर है उनके क्लोज थोड़े फैमिली फ्रेंड थे, तो उन्होंने पूछा कि भाई आप रिसर्च करते हैं, कुछ ज्ञान दीजिए। तो उन्होंने बोला कि भाई, तो वो मकान ढूंढ रहा था लेने के लिए। तो उन्होंने हम्म, बोला कहाँ रहना है, तो उसने थोड़ा बताया कि भाई मेरे को कैमिलिया में रहना है। हम्म, उन्होंने बोला कि देख, तू अभी नौकरी में है, तेरी उम्र 20-25 साल की है, तो उससे छोटी लोकेलिटी में जा, पैसे बचा, उसको इन्वेस्ट कर। हम्म, बट स्टॉक ब्रोकर का बोलना ये था कि यार मैं तो उस सोसाइटी में मूव करता हूँ जहां पे मुझे अच्छे कपड़े, अच्छे जूते, अच्छी घड़ी, अच्छी कार और अच्छा मकान चाहिए। तो हम्म, डिस्पाइट द एडवाइस बीइंग गिवन बाय जो अपने थॉमस स्टैनली साहब हैं, उनकी हम्म, एडवाइस के अगेंस्ट जाकर के उसने वहीं खरीदा जहां उसे खरीदना था। और बोले कि वो हम्म। मिलियनर नहीं है, और उनका ये बोलना था कि मुझे ये भी पता है कि मिलियनर बनेगा भी नहीं है। तो करेक्ट। तो अगले चैप्टर पे चलते हैं नीरज जी, टाइम, एनर्जी एंड मनी। मोटा मोटी हम इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं। इसमें एक हम्म, और मैं इंटरेस्टिंग आपको चीज बताऊंगा। तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी कि जो प्लानिंग में टैक्स प्लानिंग, स्टेट प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, इसमें जो अंडर एक्यूमुलेटर है आधा टाइम स्पेंड करता है, जो पॉजिटिव एक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ है वो डबल टाइम स्पेंड करता है। अच्छा, हम्म, इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताइए डॉक्टर, इसमें नीरज जी, कि जो डॉक्टर्स होते हैं, हम्म। इनके रिसर्च में आया हुआ है कि मोस्टली वो अंडर एक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ हैं। अच्छा। Dis- US may be, despite having one of the highest incomes and salaries and हम्म, highest paid profession in the US, they are हाँ। the one of the top under accumulators of wealth. क्यों, रीजन? पहली बात तो फाइनेंस को ध्यान ही नहीं देते, पढ़ाई में बिजी रहते हैं, पेशेंट में बिजी रहते हैं, हम्म, फाइनेंस की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। हम्म, दूसरा, डॉक्टर हैं तो थोड़ा सा स्टेटस मेंटेन करने के लिए थोड़ा अच्छा कपड़ा, घड़ी, कार मेंटेन करनी पड़ती है, वहां खर्चा हो गया। हम्म, तीसरा, बिकॉज ये एज्यूम्ड होता है कि भाई बहनों में सबसे ज्यादा मोटे, ताकतवर फाइनेंशियली हम्म, यही हैं, तो पेरेंट्स से हम्म। लेके भाई बहनों की मदद भी सबसे ज्यादा यही करते हैं। करेक्ट। तो नीरज जी, आपने 20%, 20%, 20%, 20% खुद का, 80% खत्म हो गया, तो बचा क्या? बचा क्या, सही बात है। बचा ये क्या? बात तो है। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें आया हुआ था। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। जी, भारतवर्ष में इस समय जी, बहुत सारे डॉक्टर्स को मैं पर्सनली जानता हूं जिनका शेयर मार्केट में बहुत दिलचस्पी है। हाँ, मतलब निजी तौर पे मैं उनको इसलिए जानता हूं क्योंकि वो लोगों का मार्केट में बहुत दिलचस्पी है, शेयर खरीदना है, ये खरीदना है, वो हाँ, खरीदना है। वो मुझे लगता है अपनी प्रैक्टिस को 2-3 घंटा मार्केट को भी देखते रहते हैं, ट्रेडिंग हाँ जी, करते हैं। हाँ कोई जी, बुरी बात नहीं, कोई भी कर हाँ, सकता है। लेकिन उनकी दिलचस्पी अब धीरे धीरे पैसे की तरफ भारत में बढ़ रही है। हाँ, डॉक्टर, सीए और इंजीनियर, ये तीन प्रोफेशन वाले ने मार्केट को ऐसा छापा है ना। इंजीनियर तो मुझे लगता है कि आधे इंजीनियर अब ट्रेडिंग करने लगे हैं। कोविड टाइम में उनको मौका मिला तो लैपटॉप में साइड में एक वेबसाइट खोल के वो ट्रेडिंग भी करते रहते हैं। डॉक्टर दिलचस्पी, और सीए तो मुझे लगता है 90% मार्केट से जुड़े हुए हैं। वो नौकरी भले तो ही कर रहे हो या अपना कर रहे हो, मार्केट में जरूर करते हैं, जहाँ उनका तो बनता भी है क्योंकि वो बैलेंस शीट जी, ज्यादा अच्छे से समझते हैं। तो जी, इंडिया जी, में जी। खैर डॉक्टर लोग अपने अड़ोस पड़ोस भी देखो तो आपको मिलेंगे कि मार्केट में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। तो नीरज जी, एक डिस्क्लोजर है, मैं भी केमिकल इंजीनियर बाई प्रोफेशन हूँ, एनआईटी रायपुर से। देखा, देखा। मैंने बताया था कि इंजीनियर्स को तो नीरज जी, अगले अगले नेक्स्ट वाले टॉपिक पे, नेक्स्ट टॉपिक है ये,
इसी हाँ, चैप्टर में कार शॉपिंग, हम्म, हम्म, बहुत ही इंटरेस्टिंग। हम्म, इसमें आप ये मान के चलिए कि जो डेटा फैक्ट जो बताए गए हुए हैं, हम्म, मोस्ट ऑफ द मिलियनियर, मोस्ट हम्म, लार्ज परसेंटेज ऑफ देम एक तो हम्म, सेकंड हैंड कार चलाते हैं ओके, और 8 से 10 साल 12 साल गाड़ी चेंज नहीं करते हैं। हम्म, जब गाड़ी चेंज करते हैं तो वो पुरानी गाड़ी लेते हैं। ओके, अच्छा, इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज नीरज जी, जो मिलियनर्स हैं हम्म, कैश पे गाड़ी लेते हैं, डेप्रिशिएटिंग एसेट। हम्म, जो नॉन मिलियनर्स हैं वो कार लीजिंग पे लेते हैं, लोन पे लेते हैं, ईएमआई पे लेते हैं और हर 3-4 साल में गाड़ी चेंज करते हैं। हम्म, जब वो 3-4 साल में गाड़ी चेंज करते हैं, उसकी जो सेकंड हैंड कार आती है वो मिलियनियर खरीदते हैं 50% ऑफ द प्राइस और 40% ऑफ द प्राइस पे। सो इस बुक के रिसर्च में डेटा देकर के ये बताया गया है दैट द नॉन मिलियनियर्स आर सब्सिडाइजिंग द कार परचेस ऑफ द मिलियनियर्स। ये ये बहुत पॉइंटेड बात आपने कही है। एक गाड़ी है, लिस्टेड नहीं इसलिए नाम ले सकते हैं, फॉर्च्यूनर, जी। टोयोटा की गाड़ी है, वर्ल्ड क्लास इंजन है उसका, मतलब यस। 5-6 लाख से पहले तो किलोमीटर से पहले उसका इंजन टच नहीं करना आपको। तो जो शौकीन लोग होते हैं वो खरीदते हैं 40-45 लाख की, यस। उसका दो जी। तीन साल बाद उनको मजा नहीं आया, रेंज रोवर लेनी है, वो यस। आधी कीमत उसको बेच देते हैं और लोग बिल्कुल। लपकते हैं, क्योंकि उसको बिल्कुल। ले लो तो आपको छूना नहीं उसको। तो ये बिल्कुल। एकदम सही बात है कि गुड क्वालिटी का माल आपको सेकंड हैंड में बहुत अच्छा मिल जाता है। बिल्कुल मिलता है। अच्छा नीरज जी, एक और बड़ी, जब आपने इन्वेस्टमेंट की बात की है यहाँ पे, जो इंजीनियर डॉक्टर्स और सीए वाली, हम्म, इसमें ये रिसर्च के द्वारा प्रूव हुआ है कि हाफ ऑफ द मिलियनियर्स हम्म, इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो हम्म, एक्टिव ट्रेडर होते ही नहीं है। खरीद लिया अच्छी क्वालिटी का, रिसर्च करके ज्ञान लेकर के अपने वेल्थ एडवाइजर से बात कर लिया, सब कर लिया, शेयर ले लिए, स्टॉक ले लिए, बॉन्ड ले लिए, गोल्ड ले लिया, छूते नहीं उसको। साल में एक आध बार ट्रेड कर लिए तो कर लिए, नहीं तो करते नहीं है ट्रेड। और जो नॉन मिलीनियर्स हैं वो ट्रेडिंग में लगे हुए हैं, इन्वेस्टमेंट में लगे हुए हैं, खरीद भी रहे हैं, बेच भी रहे हैं कंटिन्यूसली ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द की फीचर्स ऑफ द मिलीनियर्स वर्सेस नॉन मिलीनियर्स। मिलीनियर्स एक्टिव ही नहीं है मार्केट में, खरीद रहा है वो, इन्वेस्टेड है लेकिन एक्टिव नहीं है। हम्म, इनफैक्ट एक एक स्टॉक ब्रोकर का जब इन्होंने रिसर्च किया, इंटरव्यू लिया, तो बोलता है कि अगर मैं इतनी ज्यादा, मैं तो बाई प्रोफेशन में ट्रेड कर रहा हूं मजबूरी में, क्योंकि मेरे सामने स्क्रीन खुला हुआ है, आई एम टेम्प्टेड टू ट्रेड। हम्म, बोलता है अगर मैं ट्रेड इतना ज्यादा नहीं करता तो आई वुड हैव बीन अ डेका मिलियनियर, ज्यादा मेरे पास में पैसे होते। बिकॉज मैं राइट, रेगुलर बेस पे ट्रेड करता हूं इसलिए मैं लूज करता हूं पैसे। हम्म, और एक तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग इसमें बताया हुआ है, मार्टिन मेथड करके इसमें बताया हुआ है। मार्टिन मेथड में क्या था कि मार्टिन साहब बड़े मिलीनियर थे। उनका मेथड ये था कि जब उनका कोई वेल्थ एडवाइजर के लिए उनके पास कोई फोन करता था तो वो बोलते थे कि अपनी बैलेंस शीट भेजो और मुझे बताओ कि तुमने पिछले 3 साल में कितना सीएजीआर कमाया है। अगर तुम भेज सकते हो अपना मेरे को पोर्टफोलियो और दिखाओगे ग्रोथ, तब मैं तुमको अपना पोर्टफोलियो दूंगा। बोले कि आधे लोगों को फोन ही नहीं करते थे इस चक्कर में, क्योंकि खुद के तो पैसे बनाए नहीं है, टोपी बना रहे आप इन्वेस्टर को। करेक्ट, खुद तो पहले बना के दिखाओ। वो तो बना के लगा। तो अ, अगला चैप्टर में जाते हैं नीरज जी अपने, यू हम्म, आर एंड व्हाट यू ड्राइव करके एक है। ये भी मोटा मोटी हमने तो डिस्कस कर लिया है, जैसे कार के बारे में। हम्म, जी, वो पूरा ये जितने भी मिलियनर्स जो होते हैं पुरानी कार चलाते हैं, एवरेज वैल्यू भी इनकी कम रहती है, तो बहुत हम्म, कम यानी बड़े फ्रूगल होते हैं, सेकंड हैंड कार यूज करेंगे, सस्ती कार लेंगे। सस्ती कार कैसे, अच्छी क्वालिटी की, तो वो बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज ऑडी लेंगे लेकिन 3 साल पुरानी लेंगे जो कि आपको 40% रेट पे मिल रही है। तो ये पूरा का यस, पूरा करते हैं। अच्छा, इसमें एक बड़े मिलियनर थे जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड थे और उनका बहुत अच्छा बिजनेस था। उनके फ्रेंड्स बड़े इंप्रेस थे उनके साथ में। तो उनकी जो फ्रेंड फैमिली जितनी थी वो बड़े खुश थे उनसे, तो उन्होंने उनके बर्थडे पे एक बार उनको प्रपोज किया, हम आपको रोल्स रॉयस गिफ्ट में देंगे, क्योंकि उनके भी जो थे अच्छे रिच थे, अच्छे लोग थे। उन साहब ने, एलन नाम था उनका, उन्होंने मना कर दिया, जबकि वो मिलियनेयर थे। उन्होंने बोला कि यार अगर तुम मुझे रोल्स रॉयस दोगे तो पहली चीज मेरा मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगा, मेरी फैक्ट्री वाले सोचेंगे कि मुझे एक्सप्लॉइट करके, हम लोगों को एक्सप्लॉइट करके इन्होंने पैसे कमाए हैं, उससे रोल्स रॉयस खरीदे हैं, तो आई डोंट वांट दैट फीलिंग ऑफ डिससैटिस्फैक्शन टू कम इनटू माय एम्प्लॉइज। बोले मैं जहां रहता हूं वहां पे उतनी जगह नहीं कि उस बड़ी गाड़ी को मैं पार्क करूं, मेरी सिरदर्दी पड़ जाएगी और उसके लिए मुझे एडिशनल पैसे खर्चे करने पड़ेंगे, मुझे एक नए नेबरहुड में जाना पड़ेगा, बड़ा मकान लेना पड़ेगा। आई डोंट वांट टू डू दैट। उन्होंने मना कर दिया रोल्स रॉयस गिफ्ट में लेने से। इसमें रजा एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ मैं आपको।
आप दिल्ली में भी एक्सपीरियंस करेंगे। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि आगे बढ़ने के लिए आपके अंदर एक ग्रीड, या अच्छे टर्म्स में कहें तो जोश होना चाहिए, कोई ट्रिगर होना चाहिए ना, तो अच्छी बात जी होती है कि आप जितना खर्च करोगे तो और कमाओगे। मजाक में लोग कहते भी कि जब खर्चा करोगे तभी तो कमाओगे, जब खर्चा नहीं करोगे तो आपकी कमाने की इच्छा नहीं होगी। ये थ्योरी फिलोसफिकली तो बहुत अच्छी लगती है कि हाँ, ये बात सही कि एक पुश होना चाहिए हमेशा आगे बढ़ने के लिए। अगर आप एप्पल का आईफोन 17 प्रो मैक्स नहीं खरीदोगे तो तुमको लगेगा अरे यार अब जरूरत ही नहीं है। ये फिलोसफिकली बहुत अच्छी लगती है, लेकिन प्रैक्टिकली इसका क्या नुकसान होता है अब आप ये देखिए। आप मुंबई या दिल्ली गुरुग्राम में कहीं पे भी आप, कैमेलिया तो खैर बहुत अलग किस्म का है, आप मुंबई में ही आइए और आप एक कोई बहुत अच्छी सोसाइटी में 4-5 करोड़ का मकान खरीद लीजिए 2 BHK। ठीक है, आपने पैसा जोड़ के लोन लेके सोना बेच के सब करके आपने मकान खरीद लिया, आप खरीद सकते हैं। उसके बाद जो उसका मेंटेनेंस आप भरेंगे ना, जो उसके स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए आपकी जो रिकरिंग कॉस्ट हर महीने बढ़ेगी, वो आपको स्ट्रेस में ला देगी। आप उसके तनाव में रहेंगे कि यार ये हमने और बवाल पाल लिया कि 5 करोड़ तो किसी तरह के जोड़ जाड़ के ले लिए, अब ये महीने के 30-40 हजार रुपए और खर्च करने हैं। जी तो भाई साहब आप असीमित नहीं कमा रहे हैं, आप कुबेर के पुत्र नहीं है। जोश में कोई काम कर लेना एक अलग चीज है, मर्सिडीज खरीद लेना बड़ी बात नहीं है, 60 लाख की कार खरीदना इज नॉट ए बिग डील। लेकिन उसका साल में इंश्योरेंस, उसका मेंटेनेंस, आप खुद चलाओ ड्राइवर लगोगे तो एक ड्राइवर रखोगे, ये जो साल भर का आपने महीने का लाख रुपए खर्चा बनाया, ये कौन झेलेगा? तो एक्चुअली वो कॉस्ट आपको बहुत बड़ी पड़ती है। एग्जैक्टली। इसलिए लोगों को फ्रूगल रहने में बुराई नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं भाई, थोड़ा नीचे रह लो, क्योंकि वो सरदर्दी आप पाल लेंगे। मुंबई में इतना महंगा है मेंटल मेंटेनेंस कॉस्ट महीने की, आप किसी अच्छी सोसाइटी में रहिए, फिर देखिए आपको कैसा आपकी आपकी आधी सैलरी उसी में जाती है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ये सही मैं बात समझ। नीरज जी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो चलते हैं अगले चैप्टर में, विच इज इकोनॉमिक आउट पेशेंट केयर। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है नीरज जी। जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो वहाँ के मिलीनियर्स जो हैं वो अपने बच्चों को गिफ्ट देते रहते हैं। रिसर्च में जो रिसर्च आई है इसमें, तो स्टैनली साहब के रिसर्च ने ये कंफर्म कर दिया, प्रूव कर दिया कि जिन जिन बच्चों को उनके मिलियनर पेरेंट्स की तरफ से पैसे मिले, बीट एजुकेशन, बीट घर खरीदने के लिए, बीट कार खरीदने के लिए, बीट शॉपिंग के लिए, बीट अपने साथ रहने के लिए, वो पूरे के पूरे अंडर परफॉर्मिंग रहे हैं। वो खुद मिलियनर नहीं बन पाए हैं क्योंकि उनकी क्या हो गई, डिपेंडेंसी बढ़ गई। वो अपने डिपेंडेंसी। पेरेंट्स पे हर चीज के लिए डिपेंडेंट हो गए। डिसीजन मेकिंग उनका कम था। खर्चे के लिए वो डिपेंडेंट अपने पेरेंट्स से। तो जब उनके बच्चे हुए, जो ग्रैंड चिल्ड्रन हुए, तो ग्रैंड चिल्ड्रन के एजुकेशन के लिए भी वो अपने पेरेंट के ऊपर डिपेंडेंट थे, क्योंकि दे वर सो मच डिपेंडेंट अपॉन देयर पेरेंट्स कि वो अपनी, यानी उन्होंने तो बना ही नहीं पाई, स्टेटस बना ही नहीं पाया कि इतना कमा लो। तो वो एक्चुअली बिकेम द अंडर एक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ। एक वो होता ना, यानी नॉट द राइट वर्ड टू यूज, बट वो पैरासाइट वाली कहानी हो जाती है ना कि भाई आप तो डिपेंडेंट हो किसी और पे, आप अपने बच्चे के ऊपर क्या करोगे, और आपका देखा देखी आपके बच्चे फिर आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। सो देयरफॉर क्या होता है, पूरी जनरेशन स्पॉइल हो जाती है ये देख करके कि यार ठीक है, मेरा खर्चा तो चल रहा है, मेरे को क्या करना। सो यू डोंट accumulate wealth, you don't work, you don't have the fire in the belly वो काम करने के लिए। तो ये रिसर्च भी इसमें प्रूफ हुआ है कि जो भी इकोनॉमिक आउटपेशेंट केयर जो पेरेंट्स अपने बच्चों को दे रहे हैं, तो उनके बच्चे हैव ऑलवेज बीन द अंडर परफॉर्मर्स, राइट। एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि मान लो बिलियनर था, उसने पास ऑन कर दिया, अपनी पैसे दे दिए, तो उनके बच्चे मिलियनर आ गए, मिलियनर के बाद में नीचे नॉन मिलियनर हो जाएंगे, वाला चीज है। बट इन जनरल उनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, वेल्थ वाइज परफॉर्मेंस हैज बीन वेरी वेरी अनप्रोडक्टिव, वेरी वेरी बिलो स्टैंडर्ड, and they are always dependent upon their parents, successive generations। एक इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी नीरज जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी इसमें ऑथर ने मेंशन की है। एक लेडी थी, वो ट्रैवल कर रही थी लेट नाइट फ्लाइट, उसको रेड आई फ्लाइट बोलते हैं ना, जो लेट नाइट वाली फ्लाइट होती है। तो एक जो उसके साथ में उसकी दूसरी एक जो रिसर्च वाली कोई कॉलीग थी, वो बैठी हुई थी, तो वो बोलने लगी यार अभी इस फ्लाइट के बाद रात को फ्लाइट जा रही है, थक थक गई हूँ मैं, सुबह मीटिंग में जाना, ये करना है वो करना है, इस टाइप का रोना गाना चल रहा था उसका। उसके सामने बंदी थी, उसको पता नहीं था, उसे बातचीत के दौरान पता चला कि वो तो बिल्कुल मेगा मिलियनर है, बहुत पैसे हैं उसके, शी इज एक्सट्रीमली वेल्दी, वेरी फेमस लेडी। तो उससे बोला यार आप ये रेड आई फ्लाइट में क्यों कर रहे हो ट्रैवल, रात की 12 बजे वाली फ्लाइट में।
तो बोली कि अभी मेरी 12 की फ्लाइट है, फिर यहाँ से 2 बजे जब वहां पहुंचेंगे तो 4 बजे मेरी वहां से और फ्लाइट है, फिर सुबह मुझे एक मीटिंग में जाना है। जो लेडी मिलियनर है वो बता रही है। तो उससे पूछा, आप तो मिलियनर है? बोले, बट मैं तो रात की ही फ्लाइट लेती हूँ, हम्म, क्योंकि ये सस्ती मिलती है, मेरे को कन्वीनियंट भी होता है, मेरे पैसे बचते हैं, और जो मेरे पैसे बचते हैं वो मेरे बिजनेस में जाते हैं। तो आप तो मेंटालिटी देखिए कि जो रिसर्च कर रही है लड़की टीम की, वो बोल रही है कि मेरे को परेशानी हो रही है, रात की फ्लाइट लेने में मेरे को परेशानी हो रही है। और जो हम्म, मेगा मिलीनियर है, मल्टी मिलीनियर जो लेडी है, जो हम्म, धंधे की मालकिन है, वो बोल रही हम्म, कि मैं रात को ही ट्रैवल करती हूँ, मेरे पैसे बचते हैं, पीस ऑफ माइंड होता है, आराम से टाइम पे पहुंच जाती हूँ, और रात को कहीं होटल में रुकने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप करेक्ट। आप आप सोचिए, दिमाग सोचिए आप, दिमाग थॉट से। प्रोसेस। यस। हम्म। क्या होता ना इसमें रजा, गेम समझ जाने की वाली बात है। जिसने जी। गेम समझ लिया यस। उसको समझ में आ गया कि यार देखो, होटल का पैसा लेके एब्सोल्युटली। रात को रुकना नहीं है, एब्सोल्युटली रात को राइट। ट्रेवल करना है, लॉन्च में फ्री का खाना भी खा लेंगे। तो आपने बहुत तरीके लगाए और उस गेम को समझ लिया। जैसे हम लोग अपने इसमें कहते थे फ्रेंड सर्किल में, जब मैं मुंबई में था, कि मान लो, चूंकि मुंबई में जब लोग आए तो हर हफ्ते पार्टी होना ही है, मतलब फ्राइडे हाँ सैटरडे जी। सैटरडे संडे छुट्टी है तो पार्टी करेंगे। जी। किसी हफ्ते नहीं हो पाई या कभी बिजी थे, ऑफिस खुला हुआ था, तो दिमाग में रहता था कि जो पैसे वो बचे 300 रुपए, हाँ जी। वो पैसे मुझे कहीं इन्वेस्ट करने हैं। मैं मान के हाँ चलता था कि वो खर्च हो गए, जी। लेकिन वो एक्चुअली खर्च नहीं हुए। तो वो 300 500 1000 रुपए जो बच गए हैं, उसको सेविंग हो गई। किसी स्टॉक में डाल देना है, और ये हाँ जी, मान के कि वो हमने बिल्कुल। खर्च कर दिया। यस जब तक यस। आप इस लेवल की फ्रूगल थिंकिंग नहीं करेंगे, गुरु, वेल्थ तो बनती नहीं। ये तो बहुत टफ गेम। आपने सही कहा कि बिना मेहनत के कुछ बनेगा नहीं, और मेहनत तो आपको सेक्रीफाइस से आएगी, कि और कितनी नीरज जी, चीजें अगर आप आप सोचते हैं। और आप याद करिए, हमने जितनी भी पुरानी बेबीलोन की बुक है, साइकोलॉजी ऑफ मनी, जो डिस्कस की हुई है, उसमें क्या बोला गया है, आपकी जो सैलरी मिल रही है, कितनी बड़ी सैलरी है, इट डज नॉट डिसाइड हाउ वेल्दी यू विल बी, हम्म, योर माइंडसेट विल डिसाइड हाउ वेल्दी विल यू बी। क्योंकि बेबीलोन में हमने क्या पढ़ा था, 10% सैलरी तो सबसे पहले आप अपने आप को दीजिए, दैट मीन्स 10% इन्वेस्ट करिए सबसे पहले, करेक्ट। बाकी दूसरे खर्चे की बात करिए, पहले 10% तो सेव करिए आप अपनी। सेव करिए अपने लिए। तो इट इज अ स्टोरी ऑफ माइंडसेट। हम्म, और जैसे आपने बोला कि एक बार उस माइंडसेट में आए, इन्वेस्ट करना चालू किया, रिजल्ट आया, रिटर्न आया पेशेंस के साथ में, तब आप गेम समझ गए। और गेम जब आप समझ गेम गया। समझ गए, जब आप गेम समझ गए, फिर आप खर्च नहीं करोगे, आप उल्टे सीधे, और आप डील फिर देखोगे। बिल्कुल। हाँ। नीरज जी, अगेन आई एम कमिंग बैक टू, जो कई बार हमारी बात हुई है, जिनको हम अपने फ्रेंड फिलोसोफर गाइड अतुल शर्मा जी, हमारे जो सीनियर रहे हैं, हमारे कॉलीग हम्म, रहे हैं, उनके बारे में जो बात हो चुकी है, उन्होंने मुझे एक बार एक फैक्ट बताया, ही इज, वो तो बोलते हैं ना, विजडम के अलग लेवल पे ऑपरेट करते हैं वो, हम लोग तो बहुत नीचे हैं। उन्होंने एक बार मुझे बोला था कि यार, तुमको पता है कि गरीब तेल, आटा, और जो नमक और चावल ले रहा है, तुमसे हम्म, 2 गुना 3 गुना पे करता है। नॉलेज सर, हम्म, क्या बकवास कर रहे हो, कुछ भी बात कर रहे हो आप। हम्म, बोले, जाओ किराने की दुकान पे, तुम लेते हो आशीर्वाद का आटा 5 किलो का, जिसपे कि 100 50 80 रुपए डिस्काउंट चलेगा, या तुम हम्म, 10 किलो ले लोगे क्योंकि उस पे 20% डिस्काउंट चल रहा है। हम्म, इफेक्टिव प्राइस तुमको मान लो 1 रुपया पड़ा। हम्म, गरीब हर रोज कमाता है दिहाड़ी, और परचून की दुकान पे जाता है, और वहां से आटा खरीदता है, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम। हम्म, उसका रेट पता करो कि लूज में कितने में बिकता है। एंड नीरज हम्म, जी, सही मानिए, मैंने देखा और पता किया और रिसर्च किया, हम्म, जो लूज में बिकता है सामान, करेक्ट। बिकॉज जो परचून वाला है, मार्कअप तो लेगा, प्रॉफिट तो लेगा। बिल्कुल। तो उस बिल्कुल। सामान को, वो 1 किलो को वो 100 100 ग्राम के 10 में जो बेचता है, तो जो उसको 100 रुपया किलो का सामान मिला है, हम्म, उसको वो 120 130 200 रुपए में बेचता है, क्योंकि वो 100 100 ग्राम अलग अलग रेट पे, डबल रेट पे बेच रहा है। हम्म, गरीब क्यों खरीद रहा है? क्योंकि उसको हाई प्राइस पे लो यूनिट मिल गई है। हम्म, अब आप ये देखिए डिफरेंस, कि जो एक बार आप उस मोड में आते हैं ना, कि रिच वाले मोड में, तो फिर हम्म, आप अपने वेल्थ को यूज करके सामने वाले को और स्क्वीज करते हो, तो आपका yes, परचून वाला, बिकॉज आप उसके पास में ज्यादा खर्च कर रहे हो, ज्यादा स्क्वीज होगा आपसे, लेकिन वो राइट। कमाएगा किससे? गरीब से, क्योंकि गरीब ज्यादा खर्च कर रहा है। तो आप ये देखिए, डिफरेंस हो जाता है ये भी। एब्सोल्युटली। माइक्रो फाइनेंस कंपनियां 24% पे लोन देती हैं, और जबकि ये दूसरी कंपनियां 12% 18% पे लोन मिल जाता है। तो ये जो रिटेल और होलसेल का गेम है ना, इट्स बिग, इट्स रियली बिग, और लोग तगड़ा नुकसान करते हैं। बिल्कुल सही बात कही है। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अगला हमारा है फाइंड योर निश।
तो फाइंड योर निश में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग ये पता करने की कोशिश करेंगे कि क्या चीज आपकी स्पेशलिटी हो सकती है, आपकी खूबी क्या हो सकती है, आपकी एक बड़ी अलग सी सिचुएशन क्या हो सकती है, हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो अब हम लोग रजा आते हैं नए चैप्टर पे जिसका नाम है फाइंड योर निश। जी हाँ। इसका क्या मतलब है? नीरज जी, इस चैप्टर में ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं, छोटा सा चैप्टर है। इसमें मोस्टली ये बताया गया है कि भाई जो वेल्दी है और वेल्थ क्रिएट करना है और मिलियनर आपको बनना है, और जो है यानी इस रिसर्च में तो पोस्ट फैक्ट है ना, प्रूव हो चुका है क्या है। तो इसमें ये बताया गया है कि अगर आपको जो जो मिलियनर बन चुके हैं, उन्होंने एक चीज ये देखी कि उन्होंने अपना नीश आइडेंटिफाई किया है। तो जैसे वहां पे वो अटॉर्नी के बिजनेस में गए हैं, यानी प्रोफेशन में गए हैं। जो डेंटिस्ट हैं वो उस प्रोफेशन में गए हैं। एजुकेशन जो प्रोफेशनल हैं उनको अच्छे पैसे मिल रहे हैं। सो मोटा मोटी इस चैप्टर में ये बताया गया है कि आप ये देखिए कि व्हाट इज द फ्लो ऑफ द मनी। पैसा कहाँ जा रहा है, पैसा कहाँ से क्रिएट हो रहा है, पैसा कहाँ किस सेक्टर में ज्यादा ज्यादा इन्वेस्ट हो रहा है। अगर हम स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में बात करें, किस सेक्टर में पैसा जा रहा है। आपको अपना प्रोफेशन जो चूज करना है, नीश जो आपको चूज करनी है, आपको उस सेक्टर की चूज करनी है। तो अगर आप ये देख रहे हो कि यूएस में फॉर एग्जांपल स्टेट अटॉर्नी के लिए बहुत रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बहुत सारे मिलियनर हैं और जब वो रिटायर होते हैं या एक्सपायर करते हैं तो उनको एक स्टेट अटॉर्नी की जरूरत होती है अपने एयर्स को देने के लिए। टैक्स कैसे बचाएं, स्टेट टैक्स कैसे अवॉइड करें, अपने बच्चों को कैसे पैसे दें। तो बोले कि ऐसे ही डेंटिस्ट वाला प्रोफेशन आप देख रहे हैं, डेंटिस्ट का खर्चा बहुत ज्यादा है बाहर में। आपको आपके भी दोस्त होंगे, मेरे कई सारे दोस्त हैं पहचान वाले हैं जो यूएस से यूके से डेंटिस्ट वो काम करवाने यहाँ आते हैं, इंडिया आते हैं, क्योंकि यहाँ सस्ता पड़ता है। तो बोले कि आप उस प्रोफेशन में जाइए। जी हाँ। तो इसमें ऑथर ने ये बोला है कि आप आइडेंटिफाई करिए वेयर इज द मनी फ्लोइंग, एंड देन यू गेट इनटू दैट प्रोफेशन सो दैट यू विल बी एबल टू जनरेट मोर इनकम। इनकम जनरेट करना, and then you get into that mode of creating wealth and becoming a millionaire. So you follow the money. In one line, if you ask me what is the gist, बोले follow the money. ये सब करिए, हाँ follow the money. तो ये था मोटा मोटी नीरज जी इस बुक का gist। नहीं, ये बुक बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इसमें वो प्रैक्टिकल चीजें हैं जो हम लोग डेली बेसिस पे एक्सपीरियंस करते हैं। अपनी अपनी लाइफ में सबने एक्सपीरियंस किया होगा, लेकिन वही रिसेंसी बायस भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है। तो वो याद दिलाने के लिए किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। हर आदमी इसमें से कुछ कुछ चीजें करता है लेकिन वो मिस कर देगा या भूल जाएगा। अगर आप इसको फॉलो करें तो निश्चित तौर पे आप वेल्थ एक्युमुलेट कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे एक चीज और दो चीजें मैं अपनी तरफ से इसमें ऐड करता हूँ। एक तो ये है कि ये बहुत लोगों की धारणा होती है कि यार मैं बहुत कमाता नहीं तो मैं अमीर बन नहीं सकता। ये एकदम बहुत ही गलत धारणा है, गलत, बिल्कुल गलत, बहुत ही गलत सोच है। आप कितना भी कमाते हैं आप वेल्थ एक्युमुलेट कर सकते हैं अगर आप रूल समझ जाएं और नियम बना लें। परसिवरेंस आपके अंदर होना चाहिए। दूसरा जो आपने आखिरी वाली बात कही कि फॉलो द मनी, कि कहाँ पे टेलविंड है, पैसा किधर जा रहा है, वही प्रोफेशन बनाइए। इसमें खाली एक चीज और ऐड कर लीजिए आप कि जिस चीज में आपको मजा आता है करने में। यस। अगर आपने अपने पैशन को प्रोफेशन से जोड़ दिया तो बस पैसे की बरसात होगी आपके यहाँ। तो बस इतना कर लो या तो इतना कोई कठिन काम नहीं है इसमें। तो बहुत आराम से आप जर्नी कर सकते हैं। और अमीर को देख के जले मत, उससे देख के सीखें कि वो कैसे बना। इंस्पिरेशन ले, इंस्पिरेशन ले, आप भी बन सकते हैं। कोई ऐसा दुनिया देखिए, सब ऊपर से एक ही साथ एक बराबर आए, कुछ तो उसने अलग किया है तो वो यहाँ पहुंचे। आप भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ काम नहीं जो आप नहीं कर सकते हैं। तो यार ये किताब तो मजेदार, बहुत मजेदार किताब है और वेल रिसर्च्ड है, फैक्ट पे बेस्ड है। तो आई होप फैक्ट बेस्ड है, पूरी फैक्ट बेस्ड है। और ये वाले अगर इसको आप फैक्ट न मत, अपने अगल बगल फैक्ट देखो, आपको अगल बगल फैक्ट दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। मतलब इसका बेस्ट उदाहरण है कि भारत के सभी लोगों को जो एस्पिरेशनल है उनको एक बार मुंबई शहर घूमना जरूर चाहिए। और एक हफ्ते वो स्टे करें, कहीं भी रुके हो, पूरे शहर में आपको ये फीलिंग दिखेगी। आपका पड़ोसी क्या है
आप सरप्राइज हो जाओगे यार कि इतना बड़ा आदमी अगर हमारे शहर में होता तो वो पूरे शहर में लाउड स्पीकर लगा के चिल्लाता कि मैं कितना घूम अमीर रहा होता, आदमी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ वाला अमीर आदमी बिल्कुल सड़क में आपके बगल में खड़ा होकर वड़ा पाव लोकल खा रहा ट्रेन है, में घूम रहा है। लोकल ट्रेन में चला जा रहा है, वो पता ही नहीं कि ये क्या है, क्योंकि वो उसका वो गेम समझ चुका है, इसलिए हाँ। वो शोबाजी या शोशे में नहीं पड़ा हुआ है। दे अंडरस्टैंड द गेम। चलो, बहुत मजेदार किताब थी, बहुत शानदार तरीके से हम लोगों ने इसको समझा। उम्मीद करते हैं कि आप कुछ कुछ इससे सीख रहे होंगे, और रजा भाई को तो बहुत मतलब क्या तारीफें आपकी आती हैं। अब तो एक आध पाकिस्तान से भी लोगों ने फॉलो कर लिया, वो भी तारीफ करते रहते हैं कि गजब किताब सुनाते हैं आप लोग, तो कुछ दर्शकों का सीखिए। प्यार है नीरज जी, यस, दर्शकों का प्यार है। प्यार और मकसद हमारा ये कि आप कुछ सीखिए इसको सुन जी। के, जो हम आपको रोज लेके आते हैं, तो आपको इससे सीखना चाहिए और अपने जीवन में आप आगे बढ़े, यही हमारी कोशिश है। थैंक यू सो मच। अगले हफ्ते या अगले 15 दिन में फिर एक नई किताब एनएस लाइब्रेरी में आएगी। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।